हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट ओडर्स। जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनमें एलिफेटिक चेन होती है वो 9 कार्बन एटम्स तक तो वो कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। यानी कार्बन 1 से अगर उनमें कार्बन 9 तक है तो वो कलरलेस लिक्विड के रूप में होंगे रूम टेम्परेचर पर, और उनकी जो स्मेल होगी वो भी अनप्लीजेंट होगी, यानी वो बदबूदार होंगे। The higher acids are wax-like solid and are practically odorless due to their low volatility। तो जो कार्बन 9 से जो आगे के हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनमें कार्बन 10 या ऊपर से कार्बन 10 से ज्यादा कार्बन उनमें प्रेजेंट होते हैं तो वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। कार्बन 1 से कार्बन 9 तक तो लिक्विड के रूप में कलरलेस लिक्विड। कार्बन 9 से कार्बन अगर उनमें 10 है या 11 है ज्यादा है तो उनकी अपीयरेंस कैसी होगी? वैक्सी लाइक सॉलिड, यानी वो वैक्स के रूप में होंगे। अगर उनके हम स्मेल की बात करें तो वो ऑर्डरलेस होते हैं क्योंकि उनकी वोलेटिलिटी भी लो होती है। अब इसमें टर्म आया वोलेटिलिटी, तो वोलेटिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वह क्वालिटी होती है जिससे वो आसानी से वेपराइज हो जाता है। यानी वोलेटिलिटी अगर हायर होगी तो हम कहेंगे वो आसानी से वेपराइज हो जाएगा, वोलेटिलिटी अगर लो होगी तो वो आसानी से वेपराइज नहीं हो पाएगा। तो जो ये हमारे कार्बन 10 से ऊपर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये वैक्स लाइक सॉलिड हैं क्योंकि इनकी वोलेटिलिटी लो है, ये आसानी से वेपराइज नहीं हो पाते। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो एल्डिहाइड, कीटोन्स और एल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम एक ऑर्डर पढ़ते आ रहे थे तो वो ऑर्डर यहां पर थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। हमने ऑर्डर पढ़ा था सबसे ज्यादा एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे कम कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे कम हमने पढ़ा था एल्डिहाइड, ये ऑर्डर हमने पढ़ा था पिछले इसी चैप्टर में एल्डिहाइड और कीटोन्स टॉपिक में। उससे कम होता है ईथर और उससे कम होता है हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्डर हमने अब तक पढ़ा है, एल्कोहल, उससे कम कीटोन, उससे कम एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर हमारा चल रहा है। अब ये अपडेट होता है इस टॉपिक में। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्कोहल से भी ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो सबसे पहले आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको मैं Ca लिख रहा हूं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर एल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन, अगर इनका मॉलिक्यूलर मास सभी का कंपेरेबल दिया हुआ है। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई है, वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज। और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को वेपर में भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो वेपर में भी वो नहीं टूट पाते, वेपर में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं टूटती। In fact, most carboxylic acid exist at dimer in the vapor phase or in the aprotic solvent। अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वेपर फेज में भी डाइमर के रूप में होते हैं। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल उनके आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को वेपर में भी कन्वर्ट कर दिया तो वेपर में भी इनके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, यानी एल्कोहल से भी ज्यादा होता है। तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल है RCOOH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है RCOOH, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। यहां पर आप देखिए ये वेपर फेज में है, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वेपर फेज में भी। ये डाइमर के रूप में, डाइमर का मतलब एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। सिंस सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर हम सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें जिनमें लगभग 4 कार्बन एटम तक हो, यानी C12 C4, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कम से कम 4 कार्बन एटम तक बस
4 से ज़्यादा की बात नहीं की गई है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में मिसिबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए यहां पर ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ये RCOOH हमारा एक मॉलिक्यूल है और ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा ये RCOOH, ये इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तीसरा हमारा मॉलिक्यूल RCOOH, तो ये वाटर के इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर में मिसिबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन 4 से ज्यादा कार्बन एटम हम बढ़ाते जाएंगे, कार्बन 5 का, कार्बन 6 का कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे तो उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो हमें क्या पता चला, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, नंबर, तो सोल्युबिलिटी वाटर में उनकी डिक्रीज होती चली जा रही है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसोल्युबल इन वाटर ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम कार्बन चेन बढ़ाते चले जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उनमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। और हाइड्रोकार्बन आपको पता है हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। तो जैसे जैसे कार्बन में हाइड्रोकार्बन की चेन इंक्रीज होती चली जाएगी तो उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। बेंजोइक एसिड द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर। अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें आता है सबसे बेंजोइक एसिड। सबसे पहले बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो जो बेंजोइक एसिड है वो भी कोल्ड वाटर में इनसोल्युबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सोल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं तो जो बेंजोइक एसिड है, सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जब वही वाटर में इनसोल्युबल नहीं है तो आगे इसके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो तो सोल्युबल होंगे ही नहीं। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्युबल होते हैं। तो हमें 2 पॉइंट इससे निकले। एक तो ये निकला हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, हाइड्रोकार्बन, अगर इनका मोलिकुलर मास सेम दिया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट निकला कि जो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे कम कार्बन वाले वो वाटर में ज्यादा सोल्युबल होंगे, C1 to C4। जैसे जैसे इनमें कार्बन की चेन बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी वाटर में इनकी डिक्रीज होगी। अगर हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें बेंजोइक एसिड जो सिंपल है सबसे, वो भी वाटर में इनसोल्युबल है, वाटर में सोल्युबल नहीं है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल होते हैं जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा।